एरिक की सांसें टूटती हुई बाहर आ रही थीं जब वह अपनी पिछली स्थिति से आगे जंगल की एक छोटी सी जेब में दाखिल हुआ। ये एक संकरी सी जगह थी जिसने उसे उर्सुलित की परसूट से थोड़ी देर की राहत दी। ये रेफ्यूज मुश्किल से 10 मीटर चौड़ी थी, लेकिन उतना काफी था कि वह खुद को संभाल सके और आने वाले कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो सके। वह बीस्ट अब इतना कमजोर हो चुका था कि उससे वन ऑन वन लड़ा जा सके। एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और समय जैसे धीमा पड़ गया हो। उसके चारों ओर की हवा में तनाव भरा था, खतरे और एंटिसिपेशन की साफ मौजूदगी। उसने खुद को कस लिया, दिमाग कैलकुलेशंस और स्ट्रेटजीज से दौड़ने लगा, किसी भी एडवांटेज की तलाश में। उर्सुलित के पहुंचने से पहले बचे हुए 20 सेकंड उसे अनंत जैसे लग रहे थे। हर सेकंड एंजाइटी के दबाव में खिंचता चला जा रहा था। एरिक की नजर क्लियरिंग के एंट्रेंस पर जमी थी, उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी, सेंसेस पूरी तरह शार्पन हो चुके थे। तभी उर्सुलित एक बोन शेकिंग रोर के साथ सामने फट पड़ा, जिसने सन्नाटे को चूर चूर कर दिया। उसकी भारी देह के दौड़ते ही जमीन कांप उठी। उसकी आंखें अपने प्रे, अपने एनिमी एरिक पर टिकी थी, अडिग डिटर्मिनेशन के साथ। उसका विशाल शरीर क्लियरिंग की ज्यादातर जगह घेर रहा था, उसकी शैडो सब कुछ निगलती सी लग रही थी। एरिक के लिए हिलने डुलने की जगह बहुत कम छोड़ते हुए एरिक का दिमाग तुरंत एक्शन में आ गया। उसकी शांत मुद्रा अब कठोर रिजॉल्व में बदल चुकी थी। उसने अपने पैर जमीन में जमा दिए, मांसपेशियां तनाव से कसी हुई थी। उर्सुलित उस पर छपटा। उसके थंडरस कदम डरावनी रफ्तार से दूरी घटा रहे थे, हालांकि वह स्पीड नहीं रही जो 5 मिनट पहले थी। एरिक ने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्स के साथ अपनी फ्लाइसर निकाली। चमकती ब्लेड धूप की हल्की किरणों में दमक उठी। उसकी हरकतें फ्लूइड थी, जैसे पहले से कोरियोग्राफ की गई हो। उर्सुलित एरिक के सामने आकर रुका, एक गहरी भारी शैडो डालते हुए। क्रीचर की पियर्सिंग नजर अपने शिकार पर जमी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, रॉ पावर और एंटिसिपेशन से भरी हुई। फिर उर्सुलित ने ऐसा रोर छोड़ा जिसने चारों ओर की शांति को तहस नहस कर दिया। आवाज पेड़ों के बीच गूंजती चली गई, पूरे फॉरेस्ट पर छा गई। लेकिन रोर के थमते ही जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया, एक भारी डर और औ से भरी खामोशी। Danger, a fear status has affected the host. Release of calming substances into the brain in 3, 2, 1। हवा जैसे थम सी गई हो। पूरा फॉरेस्ट उस डेडली डांस के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। Shut the fuck up, एरिक ने चुनौती भरी नजर से कहा। बीस्ट उसके शब्द नहीं समझ सका, लेकिन उसने देख लिया कि उसका ब्रेन क्रिस्टल पावर असर नहीं कर रहा। फिर भी वह बिना रुके दोबारा हमला करने बढ़ा। विशाल उर्सुलित आगे चपटा, उसके जबड़े बोन क्रशिंग ताकत से एरिक को दबोचने को बढ़े। एरिक ने अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, ब्रेथ टेकिंग एजिलिटी के साथ उस घातक बाइट से बाल बाल बच गया। उसकी हरकतें तेज और फ्लूइड थी, जैसे वह बीस्ट के चारों ओर नाच रहा हो। एरिक ने तुरंत काउंटर अटैक किया। उसकी फ्लाइसा धूप में चमकी और उर्सुलित के फ्लैंक पर गहरी चोट छोड़ गई। ब्लेड ने सख्त हाइड को चीरते हुए डार्क क्रिम्सन निशान बना दिया। उर्सुलित की दर्द और गुस्से से भरी चीख पूरे जंगल को हिला गई। जख्मी होने के बावजूद उसने अपनी दाहिनी पंजे से विनाशकारी वार किया, एरिक को कुचल देने के इरादे से। एरिक ने इंस्टिंक्ट के भरोसे उस वार से बचाव किया। पंजे से उठी हवा उसके गाल को छू गई, खतरे की ठंडी याद दिलाते हुए। मौका मिलते ही अवेकनर ने फिर हमला किया। फ्लाइसर ने उर्सुलित के शरीर में और गहराई तक रास्ता बनाया। एक और रोर गूंज उठा, लेकिन बीस्ट अभी भी जिंदा था। खून से सना उर्सुलित पूरी तरह एरिक पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखों में फेरल आग जल रही थी। एरिक ने उसकी देह का निरीक्षण किया। इतने घावों के बावजूद टाइड जल्दी मरने वाला नहीं था और उसके पास मैना सीमित थी। अगर फाइट जल्दी खत्म नहीं हुई तो वही मारा जाएगा। तभी उसकी नजर बीस्ट की गर्दन पर पड़े पुराने गहरे घाव पर गई, उसके पहले के हमले की निशानी। वह काफी गंभीर था। How can this fucker still be alive with that wound on its neck? उसने सोचा। अगर जीतना था तो उसी वीक स्पॉट को निशाना बनाना होगा। निर्णय लेते ही उसने स्टैंस बदला, फ्लाइसर को मजबूती से थाम लिया। टाइमिंग बिल्कुल सही चाहिए थी। अजीब प्रिमिटिव वजह से उर्सुलित 2 पैरों पर खड़ा हुआ, अपने भारी फ्रंट पॉज से एरिक को खत्म करने को। एक के बाद एक लीथल वार आए, हवा तक बदलने लगी। बीस्ट साफ तौर पर अपनी गर्दन को बचाए रखना चाहता था। तू मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। उसका शरीर अपने आप हरकत में था, झुकता मुड़ता, वारों से बचता हुआ। वो ओपनिंग ढूंढ रहा था, किसी तरह बीस्ट को गर्दन नीचे लाने के लिए मजबूर करने का तरीका।
उर्सुलिथ की स्नार्ल्स पूरे जंगल में गूंज रही थी। एरिक का फोकस चरम पर था। तभी एक पल की कमजोरी दिखी। एरिक ने उर्सुलिथ के पंजे के वार का फायदा उठाया और प्लांट मास्टर ब्रेन क्रिस्टल पावर का इस्तेमाल करके टाइड की मूवमेंट को कुछ पल के लिए रोका। वह आगे झपटा, उसके विशाल जबड़ों से बचते हुए। उसके पास इतना मैना नहीं था कि बीस्ट को पूरी तरह बांध सके। फिर भी वह पीछे की ओर पहुंचा। फ्लीसा सांप की तरह तेजी से चली और दाहिने हिंड पॉ के टेंडन्स काट दिए। उर्सुलिथ भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी गर्दन सामने थी। एरिक की हर मांसपेशी तनी हुई थी, अंतिम वार के लिए। बीस्ट उठने की कोशिश कर रहा था, अपने जबड़ों से उसे दूर रखने की कोशिश में। एरिक खुद भी पहले की लड़ाइयों से घायल था, मोबिलिटी सीमित थी। फिर भी उसने मौका नहीं छोड़ा। वह पास पहुंचा, ब्लेड तैयार। एरिक ने प्राइमल चीक के साथ हमला किया। डाई! फ्लाइसा पूरी ताकत से गिरी। टकराव की आवाज जंगल में गूंज गई। उर्सुलिथ की चीख वहीं थम गई जब उसका सिर शरीर से अलग हो गया। Ursulath killed. Mana absorbing process starting 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure 3, 2, 1. 0 mana successfully converted into experience. 1,371 experience points awarded to the host quest complete. Rewards issued. हाँ, चिल्लाया। एक और शक्तिशाली बीस्ट गिर चुका था। उसका पावर आगे की लड़ाइयों में काम आएगा। प्राइमल फियर देने की एबिलिटी बेहद उपयोगी होने वाली थी। एरिक ने टाइड के शरीर के पास जाकर गर्दन से निकला रक्त चखा। Ursulith's DNA acquired. Starting the analysis complete. Ursulith's DNA has been found compatible with the brain crystal power animal shape shifting. To strengthen the power, the host is required to drink at least 20 cc of blood. 100 DNA points are required to extract the DNA. 500 to get it without incurring pain and loss of consciousness. 1,690 DNA points detected. Commencing extraction? अभी नहीं, लेकिन मैं एनिमल शेप शिफ्टिंग पावर को जरूर मजबूत करूंगा, एरिक ने कहा। उसने हथेली से और रक्त पिया जब तक नई नोटिफिकेशन सामने नहीं आ गई। Blood absorbed. DNA storing procedure started. Please wait procedure complete. Good. फिर उसने थाइड के कटे हुए सिर से ब्रेन क्रिस्टल निकाला और निगल लिया। Ursulith's brain crystal acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 100 DNA points are required to extract the power. 500 to get it without incurring pain and loss of consciousness. 1,690 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA extraction aborted. अगले 4 दिनों तक एरिक ने जितना हो सका उतना आराम करने की कोशिश की। शहर छोड़ने के बाद से उसके लिए समय लगातार कठिन रहा था। नींद की कमी, लगातार यात्रा और बिना रुके होने वाली लड़ाइयों ने उसकी एनर्जी निचोड़ ली थी और अब उसका शरीर साफ तौर पर रेस्ट मांग रहा था। इन 4 दिनों के दौरान भी उसने ट्रेनिंग बंद नहीं की। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर और हाइस के ब्रेन क्रिस्टल पावर से विकसित नई टेक्निक के साथ उसने लगातार न्यूरल लिंक्स बनाए। उसने उर्सुलिथ की पावर को भी अब्सॉर्ब किया और लेवल अप से मिले 5 स्टेटस पॉइंट्स का इस्तेमाल एक्स्ट्रा मैना बढ़ाने में किया। कुछ रिकवरी के बाद युवक ने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि जैसे ही वह आगे बढ़ेगा, टाइड्स के अटैक्स और तेज हो जाएंगे। पिछले दिनों में उसने अपने टेम्पररी बेस के चारों ओर कई ट्रैप्स और प्रोटेक्शंस लगा दी थी, जिनकी वजह से ट्रेनिंग के बाद उसे थोड़ी राहत मिल जाती थी। फिर भी मार्च शुरू होते ही सब कुछ बदलने वाला था, यह उसे पता था। कई घंटों तक चलने के बाद एरिक जंगल के और भीतर चला गया, न्यू अलेक्जेंड्रिया से और दूर। जमीन पर बिछी सूखी पत्तियों की मोटी परत उसके कदमों की आवाज को दबा रही थी। हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट, शाखाओं के बीच छिपे किसी पक्षी का दूर का गीत और पास बहती धारा की हल्की मर्मरिंग, इन सब ने मिलकर नेचर की विस्पर से भरी एक सिम्फनी बना दी थी। ये इंसान से अछूता संसार था, जहां जंगल की कच्ची सुंदरता का राज था। उस दिन सूरज कैनपी के बीच से छनकर नीचे आ रहा था। रोशनी के इथेरियल पैटर्न पेड़ों के झूलते तनों के बीच नाच रहे थे। मॉस से ढकी चट्टानों पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी, जिनसे हल्की सी शैडो और रंगों का टैपेस्ट्री बन रहा था। गीली मिट्टी की खुशबू और जंगली फूलों की हल्की फ्रेग्रेंस हवा में घुली हुई थी, और एरिक खुद को प्रकृति की बाहों में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। चलते हुए उसकी नजर चारों ओर के दृश्य पर टिकी थी। प्राचीन ऊंचे पेड़ आसमान की ओर उठे हुए थे, उनके मुड़े तुड़े तने समय के साइलेंट गवाह जैसे लग रहे थे।
जंगल जीवन से भरा हुआ था। रंग बिरंगे पौधे, अलग अलग जीव। जंगली फूल हरी झाड़ियों के बीच चमकीले रंग बिखेर रहे थे और नाजुक फर्न्स अपनी पत्तियां सुंदर आर्क्स में खोल रहे थे। अवेकनर के कदम संतुलित थे, उसकी सेंसेस जंगल के रहस्यों पर ट्यून थी। उसके पैरों के निशान काई से ढकी जमीन पर बस एक क्षणिक डिस्टर्बेंस पैदा करते, फिर प्रकृति की रिदम वापस वैसी ही हो जाती। उसे विल्डरनेस से एक कनेक्शन महसूस हो रहा था, शब्दों से परे, जो प्लांट मास्टर ब्रेन क्रिस्टल पावर मिलने के बाद और भी गहरा होता जा रहा था। शायद ये इस वजह से था कि ये मर्ज्ड पावर उसकी जन्मजात ब्रेन क्रिस्टल पावर का ऑफ प्रोडक्ट थी, और प्रकृति से जुड़ाव उसकी शक्ति के साथ साथ और मजबूत होता जा रहा था। जंगल ने उसे शहर के शोर शराबे से दूर जैसे अपनी गोद में छुपा लिया था। वह पर्पस के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके कदम किसी आंतरिक कंपस से निर्देशित थे। फिर भी इस गहरे कनेक्शन के बावजूद जंगल खतरों से भरा हुआ था। उसे सावधान रहना था। चलते चलते एरिक की नजर हर पेड़, हर पत्ती, हर हवा के झोंके पर टिकती जा रही थी। सब कुछ अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, और वह इस विशाल अस्तित्व की कहानी में बस एक दर्शक था। तभी जैसे किसी जादू से उसकी आंखों ने कुछ असामान्य देखा। काई का एक पैच अजीब वर्टिकल रंग से उग रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा उसे उस रहस्यमय दृश्य की ओर खींच ले गई। ये आखिर है क्या? एरिक ने बुदबुदाते हुए कहा। वह सावधानी से आगे बढ़ा, फ्लाइसा को कसकर थामे हुए। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और काई की सतह को छुआ। उसका टेक्सचर अजीब था, ठंडा और थोड़ा नम। उसने ब्लेड से काई को हटाया और नीचे छिपा हुआ एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। काई के नीचे पुरानी ईंटों की एक पंक्ति थी। उनके मटमैले रंग जंगल की चमकदार हरियाली के बीच साफ अलग दिख रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे मकसद की निशानी हो। मैं आखिर कहां आ गया हूं? एरिक की पकड़ फ्लाइसा पर और मजबूत हो गई। वह सच जानना चाहता था। हर मेथोडिकल वार के साथ वह और काई हटाता गया और धीरे धीरे एक प्राचीन ईंटों की इमारत सामने आती गई। ये इंसानी हाथों का काम है, अवेकनर ने हैरानी से कहा। उसने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा। एंटें घिस चुकी थी, उन पर फीके पड़ चुके सिंबल्स और पुराने पैटर्न्स उकेरे हुए थे। कुछ जगहों पर स्क्रैप्ड ऑफ पेंट भी दिख रहा था, जैसे कभी वहां ग्राफिटी रही हो, दुनिया जैसे एक पल के लिए ठहर गई हो। एरिक काई के वर्टिकल ट्रेल को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके भीतर उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लगती है। क्या ये कोई घर था? पेड़ों से बाहर निकलते ही उसे पूरा दृश्य साफ दिखा। समझ थकी हुई, लेकिन प्रकृति की गोद में सुरक्षित ये इमारत अब पूरी तरह सामने थी। ये कभी एक साधारण घर रहा होगा। ईंटें उसकी नींव थी, जिसे फैलते जंगल ने वापस अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन पूरी तरह मिटने से भी बचा लिया था। एरिक की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ढहती दीवारों से लिपटी आईवी, टूटती ईंटों पर हरी चादर जैसी बिछी हुई थी। छत कब की गिर चुकी थी और ऊपर से आती धूप खंडहरों पर एक रहस्यमय रोशनी डाल रही थी। मॉस और फर्न्स दरारों से उगाए थे, इस छोड़ी हुई इमारत में फिर से जीवन भरते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने इस घर को अपनाकर इंसानी और प्राकृतिक तत्वों के बीच एक संतुलन बना दिया हो। लेकिन तभी एरिक ने कुछ डिस्टर्बिंग महसूस किया। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, नेचर की आम सिम्फनी, सब गायब थी। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, जैसे यहां समय ही थम गया हो। उसकी सेंसेस पूरी तरह अलर्ट थी। न कोई थाई दिख रहा था, न ही किसी और जीव की प्रेजेंस। इस खालीपन ने जगह को और भी असहज बना दिया। जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। ऊंचे पेड़ साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े थे। जानवरों की आवाजों की कमी और हवा की चुप्पी उसके भीतर तक गूंज रही थी। ये बहुत अजीब है, एरिक ने कहा। तभी उसे एक और अजीब एहसास हुआ, एक सेंसेशन जो उसके अंदर फैल गई। ये प्लांट मास्टर ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से था। मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूं। आमतौर पर वह पौधों की प्रेजेंस, उनकी लाइफ और नीड्स को महसूस कर सकता था, लेकिन आगे कुछ और था, कहीं ज्यादा पावरफुल। कुछ अंदर मौजूद था। आई वंडर व्हाट इट इज। एरिक धीरे धीरे आगे बढ़ा, सम्मान और जिज्ञासा से भरे कदमों के साथ। उसकी उंगलियां टूटी ईंटों को छूती हुई अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थीं। यह एहसास सामान्य से बिल्कुल अलग था। वह घर की पेरीमीटर के चारों ओर घूमने लगा, हर कोने पर नजर रखते हुए। तभी उसकी नजर एक पुरानी खिड़की पर पड़ी, जिसका कांच धूल और निग्लेक्ट से ढका था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सच जानने के इरादे से उसने फ्लाइसा उठाई। ब्लेड चमकी और अगले ही पल कांच टूट गया।
जोरदार क्रैश उस सन्नाटे में गूंज उठा, जैसे भूली बिसरी यादों के टुकड़े बिखर गए हों। वह सावधानी से टूटी खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य उदासी से भरा था। पुरानी चीजों की गंध और धूल हवा में तैर रही थी, जो ऊपर से आती हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसकी नजर पुराने लकड़ी के फर्नीचर पर गई, खामोश, बीते समय की कहानियों का बोझ ढोते हुए। डाइनिंग टेबल अस्त व्यस्त था। उसके ऊपर समय के गहरे निशान थे। फटे पुराने पर्दे लटक रहे थे, किसी और दौर की याद दिलाते हुए। और भीतर जाते हुए उसने ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी देखी, प्राचीन कंप्यूटर्स जैसे समय में कैद हो गए हों। उनकी कीज घिस चुकी थी, अनगिनत शब्दों के बोझ से। यह घर उसके जन्म से भी बहुत पहले छोड़ा जा चुका था। इसकी दीवारें जैसे किसी पुराने युग की एकोस चीख चीख कर सुना रही हों। एरिक को ऐसा लगा जैसे उसने इतिहास में झांकने का एक दरवाजा खोल दिया हो। बीते समय का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा था। हर चरमराता फ्लोरबोर्ड उन जिंदगियों की याद दिला रहा था जो कभी यहां रही होंगी। ये ऐसी जगह थी जहां यादें दीवारों में बस चुकी थीं, सुनने वाले का इंतजार करती हुई। उसकी उंगलियां पुरानी सतहों पर फिरती रहीं। उसने उन हंसी मजाक और बातचीत की कल्पना की जो कभी इन कमरों में गूंजती होंगी। तभी उसकी नजर एक पुराने घिसे हुए सोफा पर पड़ी। उस पर किसी अजीब मटेरियल से बना एक नेग्लेक्टेड जर्नल रखा था। समय ने उसकी कवर को धूमिल कर दिया था। एरिक ने सावधानी से उसे उठाया। उसने धीरे से उस पर जमी गंदगी हटाई। पहले पन्ने पर फीकी स्याही में लिखे शब्द साफ होने लगे। एक लेख जो बहुत पहले थाइड्स के रिलेंटलेस अटैक्स की शुरुआत के बारे में था। एक साल बीत चुका था जब एक रहस्यमय वायरस ने हमारी दुनिया में फैलकर इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसकी सिनिस्टर प्रकृति और हमारी सिविलाइजेशन पर पड़े ठंडे रोंगटे खड़कर देने वाले प्रभावों के कारण मैंने इस भयानक प्लेग को सिनिस्टर कोल्ड कहना शुरू किया। यह डिजीज, सिनिस्टर कोल्ड, वर्ष 2567 में पहली बार प्रकट हुई और उसी क्षण से विनाश की वह लहर शुरू हो गई जिसने हमारे शहरों और कस्बों को निडफ्यूरी के साथ रौंद डाला। इसने असहनीय कीमत वसूली, लाखों जिंदगियां निगल ली और एक इकोलॉजिकल डिजास्टर को जन्म दिया जिसने अनगिनत एनिमल स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल दिया। हम तब भी और आज भी कैटास्ट्रोफी की कगार पर खड़े हैं। हमारी जिंदगियां संतुलन की पतली डोर पर टिकी हुई। इस इंसिडियस बीमारी के दो मुख्य सिम्टम्स थे, मृत्यु या फिर एक भयावह पतन जिसमें पीड़ित स्थायी कोमा की अवस्था में डूब जाता। हाइंडसाइट में मैं देख पाता हूं कि इन सिम्टम्स ने हमारी सिविलाइजेशंस को कैसे चीर दिया, पीछे केवल हार्ट ब्रेक और टूटे हुए जीवन छोड़ते हुए। सिनिस्टर कोल्ड अपने ठंडे प्रभाव के कारण यह नाम पाया, अपने दुर्भाग्यपूर्ण शिकारों पर दो ही परिणाम थोपता था। पहला, मृत्यु तेज और इरिवर्सिबल ऑर्गन फेलियर के कारण शरीर रिकवरी की सीमा से परे टूट जाता और उसे बचाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। दूसरा, एक डरावना अवसान, एक अनरिस्पॉन्सिव कोमा, जहां पीड़ित अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में दफन हो जाता, मानो दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो गया हो। वायरस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण साइंटिस्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स किसी समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसे रोकने के उनके प्रयास फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए थे। अंतिम परिणाम तक पहुंचने से पहले इन्फेक्टेड लोगों के सिम्टम्स भयावह रूप से विविध थे। वायरस की रथलेसनेस का साक्ष्य कहने को बहुत कुछ नहीं था। सिनिस्टर कोल्ड मानव शरीर का शिकार करता, फेरोसिटी के साथ वार करता। यह एक वायलेंट फीवर पैदा करता जो भीतर से पीड़ित को जला देता। त्वचा फीकी और ठंडी हो जाती, जैसे लाइफ फोर्स धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। डिलीरियम हावी हो जाता, नाइटमेयर जैसे अनुभवों के साथ जो रियलिटी से उनका नाजुक संबंध तोड़ देते। कुछ पीड़ित अनकंट्रोलेबल सीजर्स में फंस जाते। शरीर कांपता रहता और मन अंधकार में डूबता चला जाता। भय और अनिश्चितता पूरी दुनिया पर छा गई थी क्योंकि यह बीमारी अपनी आइसी पकड़ कसती जा रही थी। हर दिन नई चुनौतियां और दिल तोड़ देने वाले नुकसान लेकर आता, जबकि रेमेडी की खोज अब भी इल्यूसिव बनी रहती। हमारे साइंटिस्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स अथक परिश्रम कर रहे थे, इस क्षीण सी आशा से प्रेरित कि किसी दिन सभी ऑड्स के विरुद्ध हम इस विकेड शत्रु को पराजित करेंगे। फिर भी सिनिस्टर कोल्ड के खतरनाक जल में आगे बढ़ते हुए एक कठोर सच्चाई सामने थी। ट्रीटमेंट की तलाश अब भी जटिल और दूर थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के सिंसियर प्रयासों के बावजूद डेवलपमेंट असहनीय रूप से धीमा प्रतीत होता। होपलेसनेस का बोझ हम पर आ गिरता और रिकवरी की संभावनाओं पर संदेह की परछाई डाल देता।
जर्नल के घिसे पिटे पन्नों को सावधानी से पढ़ते हुए एरिक उस आर्टिकल की भयावह कथा को आत्मसात कर रहा था। सिनिस्टर कोल्ड की कहानी, उस डिजीज की जिसने वर्षों पहले धरती को तबाह कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि यहां ये जानकारी मिलेगी। बाकी सब की तरह एरिक भी उस बीमारी से परिचित था जिसने मानव स्पीशीज के अनाइहिलेशन की धमकी दी थी। अतीत में क्या घटा था यह उसे नहीं पता था, पर शायद हालात आज से बहुत अलग भी नहीं रहे होंगे। युवा व्यक्ति पढ़ता रहा, लेखक की उस निराशा को समझते हुए जो वायरस के इलाज में प्रगति के अभाव से उपजी थी। सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर लेखक की भावनाएं भी उसे महसूस हुई, और सरकारी निष्क्रियता पर एक उदासी उसके भीतर उतर आई। जर्नल की तारीख पर उसकी नजर ठहर गई। उसे एहसास हुआ कि यह दस्तावेज अब एंशंट माना जाता है, दुख और अनिश्चितता के युग का एक रेलिक। उसने एक भारी सांस के साथ जर्नल बंद कर दिया। उसकी भुरभुरी पेजेस मानो एक बदली हुई दुनिया की कहानियां फुसफुसा रही थीं। भले ही ऐसे में वर्णित घटनाएं वर्षों पहले घट चुकी हों, उनका प्रभाव समय के आर पार गूंजता रहा। यह जानना भी अजीब था कि उन घटनाओं के बाद क्या आया। ब्रेन क्रिस्टल का प्रकट होना और टाइड्स का जन्म। मुझे यकीन है जब सिनिस्टर कोल्ड फैला होगा तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लोगों को सुपर पावर्स तक पहुंचा देगा। एरिक ने सोचा। अवेकनर ने जर्नल से हटकर उसे सोफा पर वापस रख दिया। उसमें कोई विशेष एक्साइटमेंट नहीं थी। अधिकतर बातें साइंटिस्ट्स और सरकार की असमर्थता के इर्द गिर्द ही घूमती थीं। उसका ध्यान कमरे के कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर गया। उनकी उपस्थिति मौन निमंत्रण थी, इस भूले बिसरे घर की गहराइयों में उतरने का। और खोज की संभावना से आकर्षित होकर वह पास आया। उसकी दृष्टि सीढ़ियों पर उखेड़ी गई नाजुक कार्विंग्स का पीछा करती हुई। सीढ़ियों पर अनगिनत कदमों के निशान थे जिन्होंने कभी उनका रास्ता तय किया था। कभी चमकदार और रंगीन लकड़ी अब फीकी पड़ चुकी थी, मोटी धूल से ढकी, आसपास की एंशिएंट डिके में घुलती हुई। एरिक का हार्टबीट उत्साह से तेज हो गया जैसे ही उसने नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर खाली घर में एक हल्की कराह गूंज उठती। सीढ़ियां बहुत स्टेबल नहीं है, उसने नोटिस किया। जैसे जैसे वह अज्ञात की ओर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। दीवारों की दरारों से आती हल्की रोशनी फर्श पर लंबी शैडोज बना रही थी। सीढ़ियां मानो अंतहीन थीं, एरिक को घर के दिल तक ले जाती हुई। उसकी उंगलियां पुराने बैनिस्टर को छूती रहीं, समय के हाथों से घिसी हुई स्मूथनेस महसूस करते हुए। नीचे उतरते उतरते हवा भारी हो गई। धूल इतनी थी कि सांस लेना कठिन हो रहा था। आखिरकार वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा। उसकी आंखें निचले तल की धुंधलाहट में डलने लगीं। सामने का दृश्य समय में जमी हुई एक तस्वीर जैसा था, एक अबैंडन्ड जगह जहां कभी जी गई जिंदगी की फुसफुसाहटें भरी थीं। दीवारों का उखड़ता वॉलपेपर, सड़ता फर्नीचर और बीते युग के रेलिक्स उसकी नजर में समा गए। तभी कमरे के केंद्र में ईंटों की संरचना के भीतर घुस आई मिट्टी के बीच एक प्लांट ने उसका ध्यान जकड़ लिया। वह एक इथेरियल ग्लो के साथ पल्सेट कर रहा था। उसका माना पल्स करता अस्तित्व सडन और मानवीय अवशेषों के बीच पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस था। वह प्लांट लंबा और पतला था, लगभग 1 मीटर और आधा ऊंचा। उसके चमकीले हरे स्टेम्स सांपों की तरह मुड़ते लिपटते एक जटिल नृत्य रच रहे थे। हर स्टेम पर लुमिनेसेंट लीव्स सजे थे, जो कोमल मोहक रोशनी बिखेरते कमरे को इरिडेसेंट रंगों से भर देते। ब्रांचेस से छोटे छोटे ट्रांसलूसेंट ऑर्ब्स के गुच्छे लटक रहे थे, जो माना की स्थिर धड़कन पैदा कर रहे थे, एक सुखद हम के साथ गूंजती हुई। वे ऑर्ब्स हिप्नोटिक थे, गहरे नीले से चमकते सिल्वर में बदलते, मानो किसी अज्ञात कॉस्मिक शक्ति पर प्रतिक्रिया दे रहे हों। प्लांट के हृदय में एक अद्भुत फ्लावर खिला था। उसकी पेटल्स किसी सेलेस्टियल प्राणी के पंखों की तरह खुली हुई थी। इरिडेसेंट नीले और बैंगनी रंगों का संयोजन, जैसे तारों से भरा आकाश। उससे एक नाजुक सुगंध निकल रही थी जो हवा में हल्की मिठास घोल रही थी। क्या यही टाइड्स को दूर रख रहा है? शायद इसकी सेंट वजह हो। एरिक प्लांट को निहारता रहा। उसकी उपस्थिति तर्क को चुनौती दे रही थी। उसकी रोशनी लाइफ फोर्स के साथ धड़कती प्रतीत होती, मानो मानव जान से परे संसारों का द्वार हो। यह न तो पूरी तरह प्लांट था, न ही टाइड, दोनों से अलग, और फिर भी दोनों के अंश समेटे हुए। जैसे ही वह पास आया, उसे अपने भीतर मैना की कोमल गूंज महसूस हुई। प्लांट मानो उसे पहचान रहा हो, प्रकृति और उसे नियंत्रित करने वाली अदृश्य शक्तियों से उसके संबंध को महसूस करते हुए। क्या यह मेरी नई ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से है? उसने सोचा। यह सच था, इसे पाने के बाद से प्लांट्स के पास आते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था।
मानो वह उनसे संवाद कर सकता हो। फॉरेस्ट में रहते हुए इस एहसास का अभ्यस्त होना कठिन था। उस क्षण उसने अपनी प्लांट मास्टर ब्रेन क्रिस्टल पावर की न्यूरल लिंक्स के माध्यम से माना को चैनल किया और प्लांट में प्रवाहित किया। प्लांट बढ़ने लगा। क्या? इसे बढ़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? 5 मिनट बाद उसने जोर से कहा। माना डालते हुए एरिक प्लांट को देखता रहा। उसकी पावर उसे प्लांट्स को तेजी से बढ़ाने और नियंत्रित करने देती थी। फिर भी यह एक प्लांट असामान्य रूप से धीमा था। सामान्यतः वह क्षणों में कई मीटर तक वृद्धि कर देता था। यह प्लांट स्पंज की तरह व्यवहार कर रहा था, अतृप्त, और इसी कारण सामान्य प्लांट्स की तुलना में धीमा। पर जैसे जैसे प्लांट बढ़ता गया, वैसा ही एहसास भी गहराता गया। वह इस जीवित अस्तित्व की ओर खिंच रहा था। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे घृणित लगता, और प्लांट के बढ़ने के साथ वह भावना और प्रबल होती गई। हाँ, यही वजह होगी कि टाइड्स यहां से दूर रहते हैं, उसने कहा। सेंट में कुछ ऐसा था जो घिनौना था, यहां तक कि उसके लिए भी, जिसे यह सुगंध प्लेजेंट लग रही थी। इसे अपने साथ ले जाना बेहतर होगा। मेरी पावर के साथ मैं इसे दूसरी जगहों पर भी उगा सकता हूं, और शायद इसके आसपास रहने से मेरी नींद भी बेहतर होगी। एरिक ने सावधानी से प्लांट के फ्लावर को तोड़ा, उसकी कुछ रूट्स के साथ। उसने उसे अपनी हथेलियों में थाम लिया, उसकी इथेरियल सुंदरता को निहारते हुए, और अपने पास मौजूद एक खाली वाटर बॉटल में धीरे से रख दिया। बॉटल ने उस मिस्टिकल प्लांट के लिए एक अस्थायी सैंक्चुअरी प्रदान किया, उसे सुरक्षित रखते हुए और उसकी वाइब्रेंट रोशनी को ट्रांसपेरेंट दीवारों से चमकने देते हुए। एयर प्लांट को सुरक्षित करते ही एरिक ने देखा कि उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर बिल्डिंग की सड़ी हुई दीवारों में धंस चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्लांट उन पुराने ब्रिक्स से ही पोषण ले रहा हो। लेकिन जैसे ही फ्लावर को अलग किया गया, जड़ों की हल्की नीली चमक तेजी से बुझने लगी। उनकी वाइटैलिटी खत्म होती गई, और देखते ही देखते वे सूखकर राख जैसी हो गई, हवा में बिखरती चली गई। यह अच्छा नहीं है। उसी पल बिल्डिंग जोर से कांप उठी। शिट! प्लांट ही इसे थामे हुए था। पुरानी दीवारें कराहने लगीं, छत से धूल और मलबा गिरने लगा, और पूरा ढांचा जैसे जाग उठा हो। मुझे यहां से निकलना होगा। एरिक दौड़ पड़ा। हर झटके के साथ जमीन हिल रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक हिस्सा उसके वजन से टूट गया। पल भर को वह नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली। लकड़ी करा रही थी, फिर भी उसने उसका साथ दिया। पूरी ताकत लगाकर एरिक ऊपर चढ़ गया, और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही बिना रुके एंट्रेंस की ओर भागा। खिड़की से बाहर कूदते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। पीछे मुड़कर उसने देखा, बिल्डिंग अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दीवारें भरभराकर ढह गई। धूल का बादल उठा, और कुछ ही पलों में वह जगह मलबे में बदल गई। एरिक ने राहत की सांस ली। काफी करीब था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी वाटर बॉटल पर गई। अंदर प्लांट अब भी हल्के इथेरियल ग्लो के साथ पल्सेट कर रहा था। अच्छा हुआ इसे नहीं गिराया। उसने बोतल को कसकर पकड़ा। प्लांट से हल्की सी अजीब, थोड़ी रिपल्सिव भावना आ रही थी, लेकिन यही शायद टाइड्स को दूर रखती थी। अगर ये मुझे बचा सकता है तो कोशिश करना बनता है। कपड़ों से धूल छाड़कर एरिक आगे बढ़ गया। पीछे सिर्फ ढहा हुआ मकान रह गया, और आगे उसका रास्ता। एरिक के सामने फैला नजारा शांत और खुला था। दूर पहाड़, अंतहीन खेत, और ठंडी ताजी हवा। हर कदम उसे एट्रियम की ओर करीब ले जा रहा था। चलते हुए वह आसपास की आवाजें सुन रहा था, पेड़ों में उड़ते पक्षी, पत्तों की सरसराहट। रास्ता लंबा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि आगे मुश्किलें आएंगी, मगर अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। हेनिएट के अटैक के बाद ट्रैवल करना सही रहा। यहाँ टाइड्स काफी कम है। सूरज ढलने लगा, परछायां लंबी हो गईं। काफी चल लेने के बाद उसने तय किया कि अब रुकना बेहतर होगा। शेल्टर बनाना पड़ेगा। उसने प्लांट मास्टर ब्रेन क्रिस्टल पावर सक्रिय की। माना उसके भीतर बहने लगा, और आसपास की वेजिटेशन ने जवाब दिया। बेलन जमीन से उठी, आपस में जुड़ी हमें, और धीरे धीरे एक गोल शेल्टर का आकार लेने लगी। कुछ ही देर में एक साधारण लेकिन मजबूत वुडन स्ट्रक्चर खड़ा था। एरिक अंदर गया। जगह सुरक्षित लग रही थी। अब देखते हैं मेरी सोच सही थी या नहीं। उसने बोतल से प्लांट निकाला और बाहर जमीन में लगाया। मैना जमीन में उतरी। प्लांट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तने फैलने लगे, हल्की ग्लो चारों ओर फैल गई। छोटे ऑर्ब्स बने, माना की हल्की धड़कन के साथ। फूल खिले। ठीक है, फिलहाल यही काफी होगा। टाइड्स आएंगे या नहीं, यह साफ नहीं था, लेकिन अभी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था।
इंतजार के दौरान उसने कुछ फल उगाए, खाया और आसपास सिंपल ट्रैप्स लगा दिए। सोच रहा हूं, एम्बर क्या कर रही होगी। एम्बर अपने कमरे में चुपचाप रो रही थी। लैंप की हल्की रोशनी में उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। कमरा जो कभी सुकून देता था, अब उसकी तकलीफ को समेटे खामोश खड़ा था। दरवाजा खुला। कैडन अंदर आया। कुछ पल वह कुछ बोला नहीं। मुझे अफसोस है, उसने धीरे से कहा। हमने हर जगह ढूंढा, शहर में उसका कोई निशान नहीं मिला। ये सुनते ही एम्बर टूट गई। नहीं, वो नहीं जा सकता, रो पड़ी। केडन ने उसका हाथ थामा। हमें सच्चाई का सामना करना होगा एम्बर। हफ्तों हो गए हैं, कोई खबर नहीं। एम्बर उसकी बाहों में सिमट गई। कमरा फिर से खामोश हो गया। सिर्फ उसके रोने की आवाज बची थी। प्राचीन घर के भीतर प्लांट मिलने के बाद एक पूरा हफ्ता बीत गया। वह जीवित प्लांट एरिक के कैंप के आसपास थाइड्स को दूर रखे हुए था, मानो उनके लिए एक प्राकृतिक रिपेलेंट हो। यह उसके लिए किसी स्वर्गीय वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इसी वजह से वह पूरे एक हफ्ते तक चैन की नींद सो पाया। हर रात वह एक फ्लावर लगाता रहा। एरिक की दखलंदाजी से जैसे जैसे प्लांट की संख्या बढ़ी, वह पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगा। इससे एरिक को कई सेफ जगहें मिल गई, जहां वह खतरे के समय शरण ले सकता था। लेकिन उसने सिर्फ प्लांट फैलाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। हर दिन एरिक ट्रैप बनाने की प्रैक्टिस करता रहा। वह इतना निपुण नहीं था कि खुद को मास्टर कह सके, लेकिन उसके ट्रैप्स अब असरदार हो चुके थे। ज्यादातर ट्रैप्स आसपास की प्लांट्स को एक खास पैटर्न में ग्रो करवाकर बनाए जाते थे। उसने मेहनत से जटिल और चतुर ट्रैप्स के जाल रचे, ताकि शैडोज में छिपे सबसे चालाक थाइड भी रोका जा सके। हर नाकाम कोशिश के बाद वह अपनी क्रिएशंस को तोड़कर देखता, जटिल हिस्सों को समझता और डिजाइन्स में सावधानी से बदलाव करता। इन चुनौतियों के बीच वह इस प्रोसेस का आदी होता गया और पैसिव डिफेंस के नए तरीके सीखता चला गया। इसी दौरान एरिक ने अपने भीतर झांकते हुए न्यूरल लिंक्स बढ़ाने का ट्रेनिंग भी जारी रखा। पिछले कुछ दिनों में उसे कोई नया लिंक नहीं मिला था, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और वह पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हर सेशन उसे हेस और नथानियल की पावर्स के लिए दो और न्यूरल लिंक्स के करीब ले जा रहा था। आह, आज के लिए काफी हो गया। एरिक थक चुका था। उस दिन उसने कई थाइड से लड़ाई की थी और उन्हें मारा था। उसका शरीर भारी लग रहा था। हर फाइट ने उसे थोड़ा और थका दिया था। वह पसीने से तर था, सांसें संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ में पकड़ी सोर्ड अब पहले जैसी शार्प नहीं लग रही थी, मानो उसका वजन बढ़ गया हो। उसने धीरे से सोर्ड म्यान में रख दी और आसपास नजर दौड़ाई। जमीन पर मरे पड़े थाइड्स थे, उसकी यात्रा के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स। हवा में जीत और बैटल के अंत की गंध थी। वह एक अजीब भावना से भरा हुआ था, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। उसे पता था कि उसे आराम की जरूरत है, ताकि वह दिन भर की लड़ाई से उबर सके। फिर भी थकान के बावजूद उसने चलना नहीं छोड़ा। हर मरा हुआ थाइड उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था, उसे और मजबूत बना रहा था। कुछ किलोमीटर्स और चलूंगा और कोई जगह ढूंढूंगा जहां थाइड रिपेलिंग प्लांट लगा सकूं। प्लांट को काम करने के लिए जमीन के भीतर होना जरूरी था। वह थोड़ी सी एनर्जी या स्पोर्स या जो भी वह प्रभाव छोड़ता था, जो अन्य क्रीचर्स को थाइड्स पर हमला करने से रोकता था। लेकिन बॉटल के भीतर बंद होने पर वह सब कुछ ब्लॉक हो जाता था। समस्या यह थी कि एरिक अब एल्ड्रेथ माउंटेन रेंज के और करीब पहुंच रहा था, और इसका मतलब था कि थाइड्स भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। वह प्लांट का हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे चलते रहना पड़ता था और इसकी यूसेज की अपनी सीमाएं थीं। अगर वह प्लांट पर ज्यादा निर्भर रहता तो उसकी ग्रोथ भी प्रभावित होती। अगर किसी जगह या किसी थाइड पर प्लांट काम ही न करे तो, अगर उसे लड़ना पड़े और वह खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। एरिक के लिए सबसे सही रास्ता यही था कि वह प्लांट का इस्तेमाल करके पर्याप्त रेस्ट ले, ताकि अगले दिन उसके पास एनर्जी हो और वह पूरा दिन फॉरेस्ट में चलते हुए थाइड्स को मारकर एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सके। इसके अलावा नई न्यूरल लिंक डेवलपिंग टेक्निक और हाइस की ब्रेन क्रिस्टल पावर के चलते उसे दूसरे स्टैट्स पर पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसका पूरा फोकस एनर्जी पर था। फॉरेस्ट की घनी अंडरब्रश से गुजरते हुए अचानक उसके कदम भारी हो गए। सीनरी में साफ बदलाव आ रहा था। झाड़ियां पतली होने लगी थी और ज्यादा लाइट भीतर आने लगी थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उतर आई, जिसने उसके मन पर साया डाल दिया। कुछ दूरी पर पहुंचते ही सामने सिर्फ एक विशाल खुला इलाका बचा था।
जो उसने देखा, उसे देखकर उसके भीतर कई भावनाएं उठीं, लेकिन उनमें से कोई भी सुखद नहीं थी। उसके सामने हार्श सनलाइट में नहाया हुआ एक अंतहीन ग्रासलैंड फैला था। खुला आसमान और दूर दूर तक फैली जमीन उसे घुटन भरी लग रही थी। पेड़ों और छिपने की जगहों की कमी ने उसे भीतर तक विचलित कर दिया। इस तरह के टेरेन में होने का एहसास ही उसके दिल को डुबो देने के लिए काफी था। वह इसकी विशालता से स्तब्ध रह गया। असहायता की ठंडी लहर उसके भीतर दौड़ गई। इस तरह की जमीन की सबसे बड़ी परेशानी की फ्लाइंग थाइड्स ऊपर से जमीन तक सब कुछ हा, न कोई पेड़, न कोई कवर। बहुत कम मॉन्स्टर्स ही इस खुले और खतरनाक विस्तार को पार कर पाते थे। क्लियरिंग आमतौर पर अपने छोटे आकार के कारण संभाली जा सकती थी, लेकिन ग्रासलैंड्स की यह विशालता अलग ही स्तर की थी। अगर यहां फ्लाइंग थाइड्स ने हमला किया, तो एरिक को अपनी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं दिख रही थी। पेड़ों की अनुपस्थिति में वह खुद को पूरी तरह एक्सपोज्ड महसूस कर रहा था, मानो हर दिशा से नजरें उसे देख रही हों। फॉरेस्ट की कैनपी, जो कभी उसे सुकून देती थी, अब एक अंतहीन स्काई से बदल चुकी थी, और वह उसे कोई शांति नहीं दे रहा था। फक! एरिक रुक गया। अनिश्चितता ने अचानक उसके शरीर को जकड़ लिया। जो चाल कभी आत्मविश्वास से भरी होती थी, अब डर और संदेह से बोझिल हो चुकी थी। वह प्लांट जमीन में लगा सकता था और थाइड्स को दूर रख सकता था, लेकिन तब तक ही जब तक वह वहीं रुका रहे। वह सो सकता था, यह उसे पता था, लेकिन आगे बढ़ना एक अलग ही समस्या थी। ग्रासलैंड के प्रवेश पर खड़े होकर उसकी निगाहें दूर होराइजन पर टिक गईं। तभी उसकी नजर एल्ड्रेथ माउंटेन रेंज पर पड़ी। लगभग 600 किलोमीटर की दूरी से भी यह साफ था कि माउंटेन्स कितने विशाल और भव्य थे। एल्ड्रेथ रेंज की ऊंची चोटियां आकाश को चीरती हुई अंधेरे प्रहरी की तरह खड़ी थीं। उनकी खुरदरी आकृति जमीन पर गहरी शैडो डाल रही थी। तीखे किनारे यह बता रहे थे कि उन्हें आकार देने वाली ताकतें कितनी प्राचीन थीं। एरिक का मन अंधेरी जगहों में छिपे रहस्यों की कल्पना से भर गया। उन पहाड़ों की चोटियां क्लाउड्स में गुम हो जाती थीं, और उनकी ऊंचाइयां हमेशा फॉग से ढकी रहती थीं। उसने बर्फीली क्लिफ्स, उफनती नदियां और छिपी हुई जगहों की कल्पना की, जहां दुर्लभ क्रीचर्स रहते होंगे। उन अंधेरी पहाड़ियों से एक भारी दबाव सा महसूस हो रहा था, मानो माउंटेन्स खुद किसी ड्रेड से भरे हों। यह जगह फ्रैंट और एट्रियम के बीच एक प्राकृतिक बैरियर थी। एट्रियम पहुंचने के लिए एरिक को इन्हीं पहाड़ों को पार करना था। इनके खतरनाक पीक्स और खड़ी चट्टानें अनजान भूमि में जाने की कोशिश करने वालों को डराने के लिए काफी थीं। लेकिन एल्ड्रेथ रेंज को और भी भयावह बनाने वाली चीज थी वहां उड़ने वाले वाइवर्न्स। ये फ्लाइंग थाइड्स की खतरनाक सब रेसेस थीं। क्रूर, वाइल्ड और इंटेलिजेंट। चमगादड़ जैसे पंख, छिपकली जैसे शरीर और रेजर शार्प क्लॉज के साथ ये पूरे माउंटेन रेंज पर राज करते थे, और एट्रियम की ओर जाने वाले हर रास्ते को जानलेवा बना देते थे। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के टाइड्स के पास अजीब और शक्तिशाली ब्रेन क्रिस्टल पावर्स भी होती थीं, जो इंसानों की पावर्स जितनी विविध और अलग थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि इन प्राणियों के शरीर उस स्तर के थे जहां तक इंसान कभी पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। वाइवर्न्स अपने टेरिटरी को लेकर बेहद आक्रामक थे। जो भी वहां घुसने की कोशिश करता, वे निर्दयता से उस पर टूट पड़ते। हवा में उनकी मैस्टरी और घातक हमले पहाड़ों को पार करना लगभग असंभव बना देते थे। एरिक जानता था कि एल्ड्रेथ रेंज के आगे बढ़ने का मतलब था इन उड़ने वाले शिकारी जीवों से सीधा सामना, और दांव बहुत ऊंचे थे। आगे की यात्रा में एट्रियम तक पहुंचने की उम्मीद भी थी, और वाइवर्न से टकराने का खतरा भी। उसे पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी समझ, एजिलिटी और महीनों की ट्रेनिंग से हासिल की गई स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। एरिक एक भयानक स्थिति में फंसा हुआ था। एक तरफ एल्ड्रेथ माउंटेन रेंज था, जिसे पार किए बिना एट्रियम पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ ये ग्रासलैंड था, एक खुला मैदान जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, और फ्लाइंग थाइड्स किसी भी पल हमला कर सकते थे। खैर, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ये डैम ग्रासलैंड बहुत विशाल है, और इसे पार किए बिना कोई विकल्प नहीं। एक भारी सांस के साथ उसने आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया, और पूरी सतर्कता के साथ उस अंतहीन ग्रासलैंड में कदम रख दिया। उसकी सेंसेस तेज थीं, और उसका मन पूरी तरह चौकन्ना। फॉरेस्ट के अंत से आगे ग्रासलैंड में कदम रखते ही एरिक के दिल में एक अजीब बेचैनी भर गई। कंधों तक ऊंची ग्रास उसे चारों ओर से घेरती हुई सी लग रही थी, मानो रास्ता धीरे धीरे सिमट रहा हो। ग्रास की हर सरसराहट उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि इन मैदानों में घूमने वाले शक्तिशाली थाइड्स कहीं पास ही छिपे हैं। मेडो विशाल और सुंदर था, लेकिन उसकी खामोशी डरावनी थी। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था।
दाईं ओर कई किलोमीटर दूर तक फैला एक गहरा प्रेसिपिस भी मौजूद था। फ्लाइंग टाइड्स का ख्याल आते ही उसका मन और भारी हो गया। और परेशानी सिर्फ वही नहीं थी। ऊंची ग्रास में हर कदम किसी अनदेखे खतरे जैसा लग रहा था। एरिक ने अपनी सेंसेस पूरी तरह सतर्क कर ली। उसके कान हर असामान्य आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसकी आंखें शैडोज के बीच हर हलचल ढूंढ रही थीं। उम्मीद है कुछ ज्यादा खतरनाक सामने नहीं आए, उसने बुदबुदाकर कहा। चलते चलते उसका मन कुछ पल के लिए अपने दोस्तों और एम्बर की ओर भटक गया। उनके बिना ये दूरी अब और भी असहनीय लग रही थी। एम्बर की मुस्कान, उसका सुकून, ये सब यादें उसके दिल में हल्की चुभन छोड़ गई। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह सुरक्षित हो। उसने अपने दोस्तों के बारे में भी सोचा। उनकी हंसी, बेवकूफाना बातें, सब कुछ उसे याद आने लगा। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। यहां ध्यान भटकाना मौत को बुलाने जैसा था। कई घंटों की चाल के बाद अचानक आसपास कुछ बदला। एरिक रुक गया। ग्रास की हलचल अब सामान्य नहीं लग रही थी। कुछ हिस्सों में वह हवा के साथ नहीं बल्कि किसी और रिदम में हिल रही थी, मानो नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसकी रीढ़ में ठंड उतर आई। ओह, कमन! उसकी नजर एक से दूसरी हिलती ग्रास पर दौड़ने लगी। थाइड्स या कुछ और? अचानक उसकी बात अधूरी रह गई। एक झटके में उसने फ्लाइसा खींच ली। अगले ही पल ग्रास से एक थाइड उछल पड़ा। चमकती स्केल्स, फैले हुए क्लॉज, वह सीधे उसकी गर्दन की ओर चपटा। एरिक बिना सोचे घूम गया। फ्लाइसा ने हवा चीर दी। एक ही वार में क्रीचर हवा में ही दो हिस्सों में कट गया। Hostile absorbing process starting. Zenit Santhasiknant. Mana successfully converted into experience. 131 experience points awarded to the host? Fuck. Venom Strike Pack Stalker. एरिक जानता था अगर एक है तो और भी होंगे। अगले ही पल वह दौड़ पड़ा। ग्रासलैंड उसके चारों ओर धुंधला होने लगा। वेनम स्ट्राइक पैक स्टॉकर्स उसके पीछे थे, खामोश, तेज और संगठित। शिट! उसकी मांसपेशियां जल रही थी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। ग्रास के बीच से एक और पैक स्टॉकर उछला। फ्लाइसा फिर चली। एक्सपीरियंस अवॉर्डेड 139। एरिक रुका नहीं। वह जानता था यह पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। पैक स्टॉकर्स तब तक नहीं रुकते जब तक शिकार गिर न जाए। ग्रासलैंड दूर तक फैली हुई थी, हरी लहरों का अंतहीन सागर। एरिक के पीछे वेनम स्ट्राइक पैक स्टॉकर्स की फुफकार गूंज रही थी। ग्रास की जोरदार सरसराहट उसके पीछा किए जाने का सबूत थी। एरिक पूरी ताकत से दौड़ रहा था। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। पीछे मुड़कर देखा। कम से कम 40 हरे स्केल्स वाले मॉन्स्टर उसका शिकार बने हुए थे। वे ग्रास में ऐसे घुल मिल गए थे मानो मौत की परछाइयां हों। दाईं ओर से अचानक एक चीख गूंजी। एक पैक स्टॉकर झपटा। एरिक ने फ्लाइसर निकाली और हवा में ही उसके पेट में वार कर दिया। क्रीचर ग्रास में गिर पड़ा। वह जानता था एक गिरा है, बाकी अभी आ रहे हैं। सामने जमीन थोड़ी ऊंची हो रही थी, एक रॉकी आउटक्रॉप। एरिक ने वहीं पहुंचने का इरादा किया, लेकिन बाईं ओर से एक और पैक स्टॉकर निकला। फ्लाइसा फिर चली। रास्ता साफ हुआ। शिट! टीन और थाइड्स ग्रास से उछले और उसका रास्ता रोक लिया। एरिक को रुकना पड़ा। सेंसेस पूरी तरह शार्पन थी। एक को मारना आसान था, तीन को नहीं। पहला झपटा, एरिक फिसल गया। दूसरा हमला, वह घूमकर बच निकला। तुम मुझे मारने के लिए काफी स्मार्ट नहीं हो। जेरेडॉन एंटेरिस की पावर उसके शरीर में बह रही थी। स्पीड और स्ट्रेंथ चरम पर थी। नथानियल की पावर की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरे पैक स्टॉकर के जबड़े के ऊपर से वह पलटा। अगले ही पल फ्लाइसा चली। तीन वार, 10 bodies, जमीन पर hostile creatures killed. Experience awarded 393. हवा में ब्लड और ग्रास की मिलीजुली गंध थी। एरिक जानता था उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स हैं। तभी एक डरावनी चीख ऊपर से गूंजी। एरिक ने सिर उठाया। गेल विंग्स। आसमान में घूमते फ्लाइंग थाइड्स, चमकते फेदर्स, फैले हुए पंख। फॉर फक्स सेक! तेज हवा चली। ग्रास जमीन से चिपक गई। पैक स्टॉकर्स और एरिक दोनों उजागर हो गए। गेल विंग्स नीचे उतरे। हवा के ब्लेड गिरे। अब शिकारी ही शिकार बन चुके थे। आसमान में घूमते गेल विंग्स नीचे वार करते जा रहे थे। पैक स्टॉकर्स बिखर गए। कुछ उठाकर हवा में ले जाए गए, कुछ वहीं ढेर हो गए। एरिक ने इसे मौका समझा, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं थी। और उससे भी बुरा, गेल विंग्स ने उसे देख लिया था। एक गेल विंग उसकी ओर मुड़ा। पंख फैले। हवा का ब्लेड बना। फक! एरिक ने सारा मैना झोंक दिया। जेरिडॉन एंटेरिस और नथानियल दोनों में स्पीड और स्ट्रेंथ सीमा से बाहर जा चुकी थी। आंखों से चारों ओर देखना भी मुश्किल हो रहा था। उसे बस एक ही बात पता थी, अगर अभी नहीं बचा
तो यहां कहानी खत्म हो जाएगी। हवा में बिजली सी सनसनाहट थी। तेज विंड ब्लेड्स एरिक के कानों के पास से मिलीमीटर्स के फासले से गुजर रहे थे। गेलविंग की मौजूदगी हर पल उसकी जान को चुनौती दे रही थी। एरिक अपने शरीर को हद से आगे धकेल रहा था। मांसपेशियां जल रही थी, लेकिन रुकने का मतलब सीधी मौत था। एक भी वार लगा तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रास उसके चारों ओर कटती जा रही थी। हर बार जब विंड ब्लेड पास से निकलता, उसका दिल उछल जाता। पसीना ठंडा होकर उसकी पीठ और पैरों से बह रहा था। फक फक, वह जानता था, हमेशा बचते नहीं रह सकता। फॉरेस्ट पीछे बहुत दूर था, आगे ही जाना होगा। डर उसे जकड़ रहा था, लेकिन उसने पैनिक को दबा दिया। जिंदा रहने की जिद ने उसे दौड़ते रहने पर मजबूर किया। दूसरी वेव आई। एरिक बाल बाल बचता गया। ब्लेड त्वचा छूती सी निकलती, लेकिन निशाना नहीं लग पाया। ऊपर गेलविंग की चीख गूंजी। झुंझलाहट साफ थी। आसपास वेनम स्ट्राइक पैक स्टॉकर्स मारे जा रहे थे। स्काई से गेलविंग्स नीचे चिपट रहे थे। ग्रासलैंड लाल हो चुकी थी। एरिक ने एक पल इधर उधर देखा, और वही उसकी गलती थी। अगली वेव पहले से कहीं ज्यादा घनी थी। वह पूरी ताकत से मुड़ा, चुका भागा। तभी जमीन गायब हो गई। वह ग्रास के नीचे छिपे एक विशाल गड्ढे में गिर पड़ा। अंधेरा, फिसलन, तेज ढलान। वह टनल जैसी ढलान पर फिसलता चला गया। फ्लाइसा पत्थरों से टकराई, चिंगारियां उड़ी, लेकिन रुकने का कोई तरीका नहीं था। कई सेकंड्स बाद एक झटके के साथ वह सपाट जमीन पर आ गिरा। आह, फक, शिट। एरिक वहीं पड़ा रहा, हांफता हुआ, जिंदा था। यही सबसे बड़ी बात थी। उसने रक्सैक से एक एप्पल निकाला, थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया और प्लांट उगा दी। बहुत छोटी थी, लेकिन काम चल गया। उसने टहनी काटी, आग जलाई। हल्की रोशनी फैल गई। कुछ एप्पल्स खाकर उसने ताकत वापस ली। टनल विशाल और अजीब थी, मानो किसी दैत्याकार क्रीचर ने इसे खोदा हो। खामोशी भारी थी, लेकिन सुकून भी था। उसका माना लगभग खत्म हो चुका था। बस थोड़ी सी बची थी। उम्मीद है यहां थाइड्स नहीं होंगे। उसने आंखें बंद की, दीवार से टेक लगाया और सांसें संभालने लगा। माना धीरे धीरे वापस बहने लगा। न्यूरल लिंक्स में ऊर्जा लौटने लगी। कई घंटों बाद एरिक फिर से चलने लायक हो चुका। मौत से फिलहाल वह बच निकला था। एरिक ने मेटल बकेट हाथ में लिए आगे बढ़ना शुरू किया। उसमें जलती आग की ग्लो टनल की दीवारों पर घूमती परछाइयां डाल रही थी। लपटें रास्ता दिखा रही थी, अंधेरे को थोड़ा पीछे धकेल रही थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं दिखा पा रही थी। ज्यादातर हिस्सा अब भी अंधकार में डूबा था। एरिक सतर्क था। थाइड्स किसी भी पल हमला कर सकते थे। सिस्टम, आसपास स्कैन करो। अगर कोई थाइड पास आए तुरंत बताना, एरिक ने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से कहा। सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसकी सेंसेस और तेज हो गई। टनल अंतहीन लग रही थी। दीवारों पर अजीब टेक्सचर्स थे और छोटे छोटे कीड़े सतह पर रेंग रहे थे। उसके कदमों की आवाज गूंज बनकर फैल रही थी, मानो खुद ही दुश्मनों को बुला रही हो। बकेट की गर्मी थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन वही रोशनी खतरा भी बन सकती थी। एरिक की नजर दीवारों की बनावट पर गई। चिकने घुमाव और लहरदार आकृति साफ इशारा कर रही थी। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी। यह टनल किसी विशाल क्रीचर ने बनाई थी। यह ख्याल ही उसे सेहरा देने के लिए काफी था, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ कुछ ही टाइड रेसेस कर सकती थीं, और उन्हें यहां होना ही नहीं चाहिए था। कहीं कहीं खुरदरे हिस्से दिखे, मिनरल्स और रॉक्स के निशान, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं मिला था। हर कदम के साथ अनजानी गहराई में उतरते हुए एरिक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की सोच रहा था। हालात बिगड़े तो उसे उसी गड्ढे से ऊपर चढ़ना होगा जहां से वह गिरा था। सिस्टम ने केव मैप कर ली थी, इसलिए भटकने का डर नहीं था, लेकिन बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। सांसों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। बकेट का हैंडल उसकी उंगलियों में कस गया। दिल की धड़कन के साथ गर्मी उठती गिरती रही। यहां थाइड से लड़ना ठीक नहीं था। बग लाइक थाइड्स अकेले में कमजोर होते थे, लेकिन झुंड में और ऐसे बंद माहौल में बेहद खतरनाक। ग्रासलैंड की याद आ गई। वेनम स्ट्राइक पैक स्टॉकर्स और फिर गेलविंग्स। वही बेबसी। खुले इलाके में वह अपने ब्रेन क्रिस्टल पावर्स के दम पर ज्यादातर दुश्मनों से निपट सकता था। मैना भी बढ़ रही थी। अपनी लेवल के लोगों से वह कहीं ज्यादा मजबूत था। वह अभी भी आरएचओ रैंक था, लेकिन न्यूरल लिंक्स की संख्या उससे कहीं आगे थी। समस्या यह थी कि यहां धरती की गहराइयों में बढ़त थाइड्स के पास थी। अंधेरा, तंग जगह और उनकी तेज सेंसेस। बकेट की हल्की रोशनी हास्यास्पद लग रही थी। उसने अपनी सोर्ड के बारे में सोचा।
उसका वजन थोड़ा सुकून देता था, लेकिन ऐसी जगह पर स्वॉर्ड फाइट आसान नहीं थी। यहाँ एजिलिटी, सुनने की क्षमता, अनुमान और सिस्टम पर ही भरोसा करना होगा। वह चाहता था कि उसके पास ज्यादा जानकारी होती, बेहतर वेपन होता। टाइड रिपेलिंग प्लांट यहाँ बेकार थी, लेकिन अगर रास्ता नहीं मिला तो सोने के लिए उसे वही लगानी पड़ेगी। उम्मीद काफी नहीं थी। एरिक ने सिर झटका और खुद को संभाला। वह गेलविंग्स, पैक स्टॉकर्स और इंसानों से बच चुका था। यहां से भी निकलेगा। वह आगे बढ़ता रहा, लकड़ी डालकर आग तेज करता गया। फ्लेम्स जैसे अंधकार के खिलाफ उसकी जिद साझा कर रही हो। तभी टनल के अंदर से एक हल्की सफेद नीली ग्लो दिखाई दी। उसके कदम धीमे हो गए। रोशनी धड़क रही थी, दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। जैसे जैसे वह पास गया, दीवारों में जड़े चमकते पत्थर साफ दिखने लगे। वो दुर्लभ शक्तिशाली मैना कंडक्टिव मटेरियल, मैना को सोखकर अपने भीतर रखने वाला। इसी वजह से वह चमक रहा था। अगर ये खबर न्यू अलेक्जेंड्रिया पहुंची तो सरकार सब कुछ खोद डालती। एरिक ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ओर को छुआ, हल्की सनसनाहट उसकी बाह में दौड़ गई। माना किसी दिल की धड़कन की तरह पत्थर में बह रही थी। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा। यह जगह सिर्फ एक अंधेरी टनल नहीं थी, यह खजाना थी। वह आगे बढ़ा, अक्लेट्रियम की ग्लो को फॉलो करते हुए। डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। आखिरकार टनल खुलकर एक विशाल कैवर्न में बदल गई। अक्लेट्रियम वेन्स की रोशनी पूरे इलाके में फैल रही थी। तभी टूटी फूटी संरचनाएं उभर कर सामने आईं। जंग लगे मेटल बीम्स, गिरती दीवारें, लकड़ी के ढांचों के कंकाल। एक अंडरग्राउंड ह्यूमन सेटलमेंट। बीच में एक ऊंचा मेटल स्ट्रक्चर खड़ा था। उस पर बना सिंबल भले ही मिट चुका था, लेकिन पहचानने में कोई शक नहीं था। यूनाइटेड अर्थ का निशान।